बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिफ सरगानी ऑफिशियल। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। पहले आ जाते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई जा रही है कि आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में पंजाब की सियासत पर बात हुई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को लाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि नून लीग की तरफ से भी ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हमजा शहबाज नवाज शरीफ साहब का लाहौर में वेलकम करेंगे और जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो इससे देखा जा सकता है कि वाकई ही लोगों ने सोशल मीडिया पर बिल्कुल दुरुस्त बात किया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात में बिल्कुल सबसे ज़ेर नज़र पंजाब हुकूमत को लाना है। इसके लिए ज़रदारी साहब को टास्क दे दिया गया और ज़रदारी साहब आपको पता है डीलिंग करने में माहिर है और पॉलिटिशियन में उनको उस्ताद माना जाता है। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ज़रदारी साहब की मुलाकात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो तहरीर शाया की गई है उसमें कहा गया कि ज़रदारी साहब जैसे कि सिंध में या पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, उनकी तफसीलात से बात हुई है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और किन जगह पर मकानात गिर गए हैं उनके हवाले से सिंध में आपको पता है ज़्यादातर तबाही लाई गई है। उसमें इमदादी कामों के लिए तफसीली गुफ्तगू हुई है। ये था सरकारी मीडिया की तरफ से। अब आ जाते हैं आज़म नज़ीर तारड़, जो साबिक़ वज़ीर कानून थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उन्होंने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बिलावल भुट्टो, ज़रदारी साहब और भी सीनियर रहनुमा मौजूद थे और काफ़ी जजेस मौजूद थे, जिसमें मंजूर पश्तीन की कॉन्फ्रेंस में ये सीनियर रहनुमा मौजूद थे। जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया और कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मजम्मत की, जैसे कि मंजूर पश्तीन साहब ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवाई और उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी कहा गया कि आप मजम्मत करें, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ लेकिन इस पर न ट्वीट कर सकता हूँ और ना ही मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वज़ीर कानून सरदार अयाज सादिक साहब को बनाया गया। लेकिन आज ये खबर चल रही है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर वज़ीरों का वक्फ साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के घर पहुँचा है और उनमें राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब और भी एक दो वज़ीर मौजूद थे, जिसमें उनको कहा गया कि हमें शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है और आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, उनको आपके इस्तीफ़े को नामंजूर कर दिया गया है और आप 2 या 3 दिन बाद अपनी वजारत वज़ीर कानून का हलफ उठाएं और अपना काम जारी और सारी रखें। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मान गए और उन्होंने 2-3 दिन में वज़ीर कानून का हलफ उठा लेना है। और ये खबर चल रही है जैसे PTI की तरफ से जनरल बाजवा के रिटायरमेंट पर एक सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड चलाया गया है। ये एक नया मुनासिब ट्रेंड है। जैसे कि इमरान खान साहब का बैकग्राउंड देखा जाए तो यही बाजवा साहब है इनको बनाने वाले और इनको लाने वाले, लेकिन उन इमरान खान साहब की पहले वाली तकरीरें चलाएं तो उनमें बाजवा साहब को बस वो सब कुछ बना कर रखते हैं, लेकिन जब बाजवा साहब न्यूट्रल हुए तो फिर इमरान खान साहब एक मंथ भी अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सके। अपोजिशन ने उन पर अदम एतमाद का वोट ज़्यादा लिया और अपोजिशन का वज़ीर आज़म बन गया, जिसके बाद इमरान खान ने जनाब बाजवा पर तनकीद करना शुरू कर दी। बिल्कुल ये एक गैर मुनासिब है। क्यों? जब आपको लाया गया तो वो आदमी ठीक था, जब आपको उतारा गया क्योंकि उन्होंने नहीं उतारा, एक कानून के तहत एक अदम एतमाद, एक सियासी अदम एतमाद के तहत आपको उतारा गया और वोटिंग हुई जिसमें आप भाग गए। आपने वोटिंग को फेस भी ना किया तो फिर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, जिसको तकरीबन आप पूरे 8 माह ये ड्रामा रचाए रखा और सबको गद्दार करार दिया। आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा। आपके पास ISI के सरबराह जो अब आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, आपकी बीवी बुशरा बेगम के जब गैर कानूनी धंधों और करप्शन के सबूत आपके पास लाए तो आपने उनको भी हटा दिया। इसी पर मैं बात करना चाहता हूँ मलिक नदीम के प्रोग्राम में, जो सीनियर एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त के DG ISI साहब को कहा था कि आप इमरान खान की बेगम के करप्शन के सबूत इमरान खान साहब के पास ना लेके जाएं, जिस पर इमरान खान साहब आपको हटा देंगे तो
यही वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब थे और इन्होंने कहा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने वतन की हिफाजत करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी एक फ़र्ज की हिफाजत करने के लिए आया हूँ। अगर मेरे मुल्क पर कोई भी करप्शन की जाएगी तो मैं इसको रोकूंगा। और जिसके बाद वो वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचे तो वज़ीर आज़म साहब ने 2 ही दिन बाद उनको DGISI से हटा दिया। तो फिर जब फैसल वाडा साहब ने कहा कि मुझे 1 या 2 हफ्ते बाद मिले जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, तो मैंने पूछा हाल बताएं, तो उन्होंने कहा मैं एक करप्शन के सबूत पेश किए तो मुझे हटा दिया है, अल्लाह इसका मुझे अजर देगा। लेकिन उसकी बात मुझे पसंद आई क्योंकि आज देखें वो मुल्क का आर्मी चीफ बन चुका है। ऐसे होते हैं मुल्क की हिफाजत करने वाले लोग। ऐसे नहीं कि अगर आपके दाएं जानिब या बाएं जानिब कोई करप्शन कर रहा है और आप इक़्तिदार में उनकी कोई शिकायत लगाएं तो आप उनको हटा दें ओहदे से, ऐसा नहीं मुल्क चलता। लेकिन इमरान खान साहब जब से भी पॉलिटिशियन करते आ रहे हैं तो वो दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि पंजाब हुकूमत में जब उस्मान बुज़दार थे तो काफ़ी सारी एजेंसियों के हेड वगैरह इमरान खान साहब के पास जाते तो इधर भी DCO इतने करोड़ों में लग रहा है हर ज़िले में, इधर DPO इतने करोड़ों में लग रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा आप आराम करके बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, मैं इनको समझा लूँगा। लेकिन वो पूरे 4 साल इमरान खान साहब नहीं समझा सके, वो लूट मार चलती रही। आखिर परवेज़ इलाही साहब को मजबूरन बिठाना पड़ा और परवेज़ इलाही साहब ने भी इनको ब्लैकमेल किया, जो 2018 से ब्लैकमेल करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की नैपी भी एस्टेब्लिशमेंट बदलती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।